हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम जियोग्राफी एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर पे हैं, जो है हमारी बदलती पृथ्वी। तो देखते हैं इस चैप्टर से हम क्या सीखते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी मैं आपको बताती चलूँगी। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर में बिना ज़्यादा बात किए हुए और टाइम वेस्ट करे। तो चैप्टर 3 में देखिए लेखक क्या कहना चाह रहा है। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। तो स्थल मंडलीय प्लेट क्या है? जो अनेक खंडों में विभाजित है स्थल मंडल, उसे स्थल मंडल प्लेट कहते हैं। जैसे हमारी जो पृथ्वी है ऊपर से गोल दिखती है, पर वो एक्चुअली अंदर से ऐसी नहीं है। अंदर से वो कई प्लेट है। जैसे आप ऐसे इमेज के थ्रू समझिए, ये जैसे पृथ्वी हो गई, उतनी गोल नहीं है पर फिर भी समझ सकते हैं। ये ऐसे ऐसे रहेगी। इसमें कहीं समुद्र है, कहीं महाद्वीप है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है। ऐसे कई प्लेटों से बनी हुई है। ये आगे पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। तो जैसे हाँ, आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि पृथ्वी जो है वो बहुत धीमी गति से गति करती है, पर ये चीज़ें हमें महसूस नहीं होती हैं कि पृथ्वी गति कर रही है। हर वक्त गति करती रहती है, ये हमें महसूस नहीं होता है। तो ये प्लेटें ही हैं जो घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, तो प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर, तो आप समझ सकते हैं कि मिलीमीटर मतलब कितना कम। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, जो पिघली हुई अवस्था में है, उसके कारण ऐसा होता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर आप पानी से भरी हुई किसी बर्तन में या किसी पात्र में प्लेट डाल दीजिए, 2-4 प्लेटें डाल दीजिए हल्की हल्की, तो आप देखेंगे कि वो प्लेटें पानी पे एक जगह रुक के नहीं रहती हैं। वो प्लेटें पानी पे घूमती रहती हैं, इधर उधर हल्की हल्की सी मूवमेंट करती रहती हैं। तो ऐसा पानी की वजह से होता है, क्योंकि उसके नीचे पानी है तो वो मूवमेंट कर रही हैं। तो इसीलिए पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है, जो उसकी वजह से ये प्लेटें जो हैं गति करती रहती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। तो आगे हम एक प्रैक्टिकली पढ़ेंगे क्रियाकलाप, उसमें देखेंगे। तो ये जो मैग्मा है इसके अंदर है, वो एक वृत्तीय रूप में घूमता है और इसीलिए प्लेटें भी घूमती रहती हैं। तो देखिए ये क्रियाकलाप है, पहले हम इसको देख लेते हैं। एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। तो आप देख सकते हैं कि जब पानी ठंडी थी तो ये गोली नीचे बैठी थी, पर जैसे ही पानी को गर्म किया गया तो पानी के साथ साथ गोली भी ऊपर उठने लगी। फिर हम इधर देख लेते हैं अपना। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो अंतर्जनित बल होता है, एक बहिर्जनित बल होता है। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की हैं, एक अंतर्जनित बल और एक बहिर्जनित बल। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं, एक्सोजोनिक फोर्स। तो पृथ्वी की जो गतियां हैं आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा। अंतर्जनित बल मतलब अंदर होने वाली, और बहिर्जनिक बल मतलब पृथ्वी के बाहर होने वाली गति। एंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि भूकंप आता है या ज्वालामुखी आती है, कभी फूटती है, तो फिर कितनी प्रॉब्लम हो जाती है आसपास के लोगों को। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ध्यान से इसको नोट डाउन करिएगा, जो भी आप इसको शॉर्ट में नोट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ देख लेते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की हैं। ये दो प्रकार की हैं, अंतर्जनित बल और ये रहा हमारा बहिर्जनिक बल। फिर देख लेते हैं अंतर्जनित बल कितने प्रकार की होती हैं, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल।
तो आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल दो तरह की होती हैं, अंतर्जनित बल मतलब एंडोजेनिक फोर्स। अब आकस्मिक बल जो है उसको 3 प्रकार के होते हैं, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। ये आकस्मिक बल है। आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, आकस्मिक मतलब अचानक आने वाला। ये सारी चीज़ें अचानक आती हैं, भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुई या लैंडस्लाइड हो रहा है कहीं पे, भूस्खलन हो रहा है। फिर पटल विरूपण बल, ये पर्वत निर्माणकारी बल है। आप ये जो पर्वत का निर्माण हुआ है, हमारा हिमालय पर्वत है, ये सारे पटल विरूपण बल के ही कारण हुए हैं। और ये बल कैसा होता है, जब पृथ्वी ये जो प्लेटें होती हैं, ये एक प्लेट दूसरी प्लेट के पास जाती है तो या तो ये प्लेट नीचे आती है या तो ये प्लेट नीचे आती है। फिर जब ये प्लेट इस प्लेट के नीचे आएगी तो टकराहट से घर्षण होता है और यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब अपरदन होता है। आप समझ लीजिए कि काफ़ी सारी चीज़ें छोटी मोटी टूटती रहती हैं और ये इन्हीं चीज़ों से टूटते टूटते यहाँ पे एक ढेर तैयार हो जाता है, मलबा तैयार हो जाता है और वही धीरे धीरे पर्वत का निर्माण करता है। तो पटल निरूपण बल पर्वत निर्माणकाली बल होता है। इससे पर्वत निर्माण होता है पटल विरूपण बल से। फिर हम देख लेते हैं बहिर्जनित बल, अपरदन और निक्षेपण। तो बहिर्जनित बल से क्या होता है, अपरदन होता है और निक्षेपण होता है। और अपरदन और निक्षेपण में देख लेते हैं नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद। तो ये हो गया हमारा अपरदन और निक्षेपण। तो आपको समझ आ रहा है बात पॉइंट से ही। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। तो ज्वालामुखी क्या है, भूपर्पटी पे, जैसे ये भूपर्पटी आपको दिख रही है ये, तो यहाँ पे खुला हुआ ये एरिया आपको दिख रहा है ऐसे। तो ये उसी की बात की जा रही है कि ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला हुआ ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। तो यहाँ पे मैग्मा है, ये आपका मैग्मा है। तो ये जो एरिया खुला हुआ है यहाँ से ये अचानक से बाहर निकलते हैं। तो ये देखिए गैस और राख के रूप में जब बाहर निकलते हैं तो ये गैस और राख, क्रेटर, फिर ये निकास, इसका ये जो देख रहे हैं आप ये एरिया पतली सी गली की तरह, ये निकास वेंट है। ये सब लावा है, ये जो रेड रेड कलर का आपको दिख रहा है ये लावा है और ये मैग्मा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप रेड कलर की ये सारी चीज़ें, ये मैग्मा है। और ये हो गई हमारी पर्पटी और ये हो गया हमारा मेंटल। फिर यहाँ पे दिया गया है कि एंडो, अंतः, एक्सो, बाह्य। तो एंडो से आपको समझ में आता है कि एंडो का मतलब होता है अंतः और एक्सो का मतलब होता है बाह्य। तो इन दोनों से मिलकर बना है इन दोनों मतलब एंडोजेनिक हो गया एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक एक्सोजेनिक। जेनिक का मतलब होता है उत्पत्ति, तो अंदर की उत्पत्ति और बाहर की उत्पत्ति। फिर हम यहाँ देख लेते हैं, शब्दावली दी गई है स्थल मंडलीय प्लेट के बारे में। भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी होती हैं। तो भूपर्पटी की बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन प्लेटों के बारे में हमने शुरू में बातें की थी, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। अब भूकंप की परिभाषा यहाँ दी गई है, ये आप नोट डाउन करिएगा और ये इम्पोर्टेंट है, आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प कर सकता है ये। स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। तो जो प्लेटें हैं जिनके बारे में हमने बात करी थी, वो जब गति करती हैं तो कंपन होता है और यही कंपन जो होता है पृथ्वी के चारों तरफ गति उत्पन्न करता है। तो ये प्लेटें आप समझ सकते हैं, मतलब आप ऐसे समझिए कि पृथ्वी इतनी ज़्यादा बड़ी है तो प्लेटें छोटी छोटी तो नहीं होंगी, प्लेटें भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। तो उतनी बड़ी प्लेट अगर घूम रही है, गति कर रही है, तो कुछ ना कुछ तो होगी हरकत ना। ऐसा तो है नहीं कि बहुत शांति से सभी घूम रहे हैं, कुछ ना कुछ हरकत होती है। कभी एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है, कभी एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, कभी एक दूसरे से दूर चली जाती हैं प्लेटें। तो इसकी वजह से पृथ्वी के अंदर कुछ न कुछ हरकत होती रहती है। तो जब ये कंपन होता है तो ये कंपन को भूकंप कहते हैं। जब ये कंपन होगा प्लेटों के गति करने की वजह से तो पृथ्वी हिलती है, और जिस एरिया पे ये कंपन होता है, जहाँ पे ये कंपन होता है, वहाँ पे जब सोचिए पृथ्वी थोड़ी सी भी हिलेगी तो वहाँ भूकंप आता है। और भूकंप भी मतलब कई तरह के होते हैं। कुछ उनकी जो
गति होती है वो बहुत अलग अलग होती है, जिसमें कुछ सामान्य होता है, कुछ बहुत डेंजर होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से भूकंप आता है। आशा करती हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। थोड़ा मतलब समझने की कोशिश करिएगा। तो ये हो गई भूकंप की परिभाषा और आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। फिर भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। तो भूपर्पटी के नीचे का जो वो स्थान होता है जहाँ पे ये कंपन स्टार्ट हो रहा है, वाइब्रेशन, वो उद्गम केंद्र होता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं और उद्गम केंद्र जो है भू सतह पर उसके पास की जगह जो होती है उसी को अधिकेंद्र कहते हैं। तो उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र ये आपको ध्यान रखना है। अधिकेंद्र से कंपन के बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। तो अधिकेंद्र से कंपन जो है बाहर की ओर मतलब तरंगों के रूप में गमन करती है, तरंगों के रूप में आती है। आगे हम पढ़ेंगे कि तरंगें भी कितनी प्रकार की हैं। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। तो मतलब उद्गम केंद्र जहाँ पे कंपन शुरू होता है वहाँ उतनी हानि नहीं होती है जहाँ अधिकेंद्र पे होती है। अधिकेंद्र मतलब उद्गम केंद्र के पास का एरिया जहाँ पे कंपन स्टार्ट हुआ वहाँ पे उतना हानि नहीं हो रहा है जितना हानि उसके आसपास की जगहों में होगा जो उसका अधिकेंद्र होता है। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर ये उद्गम केंद्र है, भूकंप यहाँ पे कंपन हो रहा है, तो ये जो इसका अधिकेंद्र होगा उसके आसपास की जगह, यहाँ पे उसकी भूकंप का प्रभाव ज़्यादा होगा यहाँ के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे तो कंपन ही हो रहा है तो यहाँ पे उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। और फिर जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा उसका प्रभाव कम होता जाएगा, क्योंकि उद्गम केंद्र के नज़दीक के एरिया में ही ज़्यादा हानि होती है। यही अधिकेंद्र है, दूर जाने पे वो वो प्रभाव कम हो जाता है। फिर हम यहाँ देख सकते हैं कि क्रियाकलाप बताया गया है। एक बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जब जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं उसमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। आप इस क्रियाकलाप से कुछ तो समझ ही रहे होंगे। फिर हम आगे देखते हैं। तो ये देखिए एक भूकंप की उत्पत्ति का चित्र दिया गया है कि कैसे होता है। अभी ये उद्गम केंद्र है, ये एरिया जो आपको दिखाया जा रहा है ये उद्गम केंद्र है। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। तो ये हो गया आपका उद्गम केंद्र। अब ये हो गया आपका अधिकेंद्र, सतह के ऊपर का जो ये नज़दीक वाला जगह है ये अधिकेंद्र हो गया है। ये आपकी पूरी हो गई प्लेट, ठीक। अब यहाँ पे ये जो दिखाया जा रहा है आपको ये सारी चीज़ें, ये भूकंप सभी दिशाओं में बाहर की ओर जा रहा है तरंग की गति के रूप में। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो इसका जो असर है ये यहाँ पे ज़्यादा होगा, ना कि यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इसके नज़दीक का एरिया है। तो ये पिक्चर के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। क्या आप जानते हैं भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं? पी तरंगे तथा अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगे तथा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। तो इन तीनों तरंगों के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे, जिसमें से पता चलेगा कि इसमें कौन सी तरंगे नॉर्मल हैं, कौन सी बहुत मतलब डेंजर तरंगे हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, भूकंप के बारे में पहले से ही प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है कि भूकंप कब आएगा, या भूकंप के आने से पहले हमें इसे पता नहीं चल सकता है। लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो कुछ ऐसे जोन होते हैं जहाँ पे भूकंप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो जोन कौन सा होता है, जहाँ 2 प्लेटों के मिलने की जगह होती है। जैसे कि ये 2 प्लेटें हैं और इन 2 प्लेटों के बीच की जो जगह है यहाँ पे जो एरिया होगा वहाँ पे भूकंप के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये गति कर रही है तो यहाँ पे इनके टकराने की भी ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो ये ज़्यादा भूकंप से मतलब प्रभावित क्षेत्र होता है। तो हमें जब पता हो कि भूकंप से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है जहाँ पे भूकंप आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हम कुछ प्रिपरेशन करके रख सकते हैं, क्योंकि प्रेडिक्शन तो किया नहीं जा सकता कि भूकंप कब आएगा।
तो कुछ प्रिपरेशन पहले से कर सकें कि हम जब ऐसी कोई घटना हो, ऐसी कोई आपदा आए तो हम बचाव कर सकें। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पे आना। तो जब भी कोई ऐसी हरकत होने वाली हो भूकंप जैसी, तो इन लोगों को पहले पता चलता है। इसका भी एक लॉजिक है कि इन लोगों को क्यों पहले पता चलता है। देखिए, जानवरों का जो व्यवहार होता है, जब पुराने लोग हुआ करते थे, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे हो गई है कि हमें बहुत कुछ बहुत पहले पता चल जाता है, पर पहले ऐसा नहीं था। तो पहले के लोग क्या करते थे कि जो उनके आस-पास की चीज़ें होती थी, वो उसी को ऑब्ज़र्व करते थे, तो उन्हें पता चलता था कि आगे क्या हो सकता है। जैसे अचानक से भगदड़ मच जाए, जानवर इधर-उधर भागने लगे, तो कुछ हो रहा है ऐसा समझ में आ जाता है कि हाँ, कुछ तो है कि जानवर ऐसे भाग रहे हैं। जो मछलियाँ होती हैं वो तालाब में होती हैं। तालाब जो होता है धरातल से थोड़ा-सा नीचे होता है। मतलब पृथ्वी की जो सतह है उससे थोड़ी-सी नीचे होती है। तो और वो क्या होती हैं, वो समुद्र में ज़मीन से लगी होती हैं। तो उन्हें नीचे की जो हरकत है वो महसूस हो जाती है इन लोगों को। साँप जो है वो धरातल के अंदर रहते हैं बिल बनाकर। तो वो अंदर रहते हैं, इसलिए वो हमसे ज़्यादा नज़दीक रहते हैं पृथ्वी के धरातल से, अंदर की चीज़ों से। तो वो जब भूकंप जैसी कोई चीज़ें आने वाली होती हैं तो उन्हें पहले पता चल जाता है कंपन की वजह से, तो वो उसको पहले महसूस करने लगते हैं। फिर वो भी अपने बिल से बाहर निकल कर आते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन करने पे पता चलता है कि भूकंप आने की संभावना हो सकती है। ये यहाँ पे गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश का एक चित्र दिखाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी तबाही हुई है, कितना नुकसान हुआ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं भूकंप का मानक मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि भूकंप को मापने वाले को भूकंप लेखी कहते हैं। नाम से तो समझ में आ ही रहा होगा। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। तो रिक्टर स्केल पे क्या मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता। ये आपको ध्यान रखना है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। तो 2.0 या उससे कम, तो उसका प्रभाव ना के बराबर है। मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि भूकंप आया है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकती है। 5.0 मतलब कि अब प्रॉब्लम है, अब आप मतलब चीज़ें नुकसान हो सकती हैं, आपको भी नुकसान हो सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वो बहुत शक्तिशाली और उसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो मतलब सबसे ज़्यादा डेंजर जो होता है वो 7.0 और 6.0 होता है। फिर अगर इससे हम कम देखें तो 5.0 और 2.0 का मतलब कि आपको पता नहीं चलेगा कि भूकंप आया। हल्का फुल्का आप हल्का फुल्का सा कुछ सेकेंड्स के लिए फील कर सकते हैं कि कुछ हिल रहा है, कुछ मूव करता है। जैसे आप कभी ऐसे सोए हों या बैठे हों घर में, अधिकतर तो जब सोए रहें तो आपको ये चीज़ ज़्यादा फील होगी कि कोई बहुत बड़ी सी गाड़ी अगर आपके पास से गुजर रही है, बड़ी गाड़ी जैसे कि जेसीबी ऐसी भारी गाड़ियाँ जो बहुत भारी होती हैं, जब वो हमारे बगल से गुजरती हैं, हमारे घर के बगल से गुजरती हैं, तो वहाँ की धरती थोड़ी सी कंपन करती है। तो उसकी वजह से हमें फील होता है कि कुछ तो हिल रहा है, ऐसी फीलिंग होती है। फिर हम देखते हैं भूकंप की एक वस्तु स्थिति अध्ययन दिया गया है भुज में, गुजरात के भुज में आया था भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। 6.9, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? 6.0 तीव्रता की भूकंप। तो 6.9 मतलब 7 पॉइंट के आसपास की तीव्रता वाला भूकंप आया था जो बहुत ही डेंजर था। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए थे क्योंकि ये स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। तो जाहिर सी बात है भूकंप आया होगा स्कूल टाइम में, अगर आया होगा तो स्कूल टाइम में आपको पता है कि एक ही जगह पे कितने सारे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, टीचर होते हैं। तो इसकी वजह से स्कूल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक हो गई थी। इतनी तीव्रता वाला भूकंप था कि 3 दिन के बाद तक भी उनके पास उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाने में बहुत दिक्कत आई, बहुत कठिनाई आई। भुज की तबाही। फ़ोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई।
फिर 6वें पे नंबर पे आता है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की थी उस वक्त। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी। तो ये सारी है, जब गुजरात के भुज में भूकंप आई थी तो वहाँ की स्थिति और वहाँ पे कैसे उससे निपटा गया, कैसे कैसे वो सिचुएशन को हैंडल किया गया, ये सारी चीज़ें बता रही है। और कितना नुकसान हुआ ये तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे। तो जब भूकंप आने की संभावना हो या भूकंप आने वाला हो तो आप के लिए सुरक्षित स्थान क्या हो सकता है? जो रसोई का काउंटर होता है या कोई मजबूत मेज हो, जो बहुत मजबूत हो, उस मेज के नीचे। दीवार के अंदरूनी कोने में, जो दीवार घर की दीवारें होती हैं उसका जो कॉर्नर होता है, कोने वाला एरिया, वहाँ पे। क्योंकि जैसे अगर टूट के ऊपर से कोई चीज़ गिरेगी तो वो बीच में आती है, कॉर्नर में कभी कोई चीज़ ऐसे गिरती नहीं अचानक से। और किन चीज़ों से आपको दूर रहना है वो भी बताया जा रहा है। आग वाले स्थान से आप दूर रहिए। चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पणों एवं तस्वीर फ्रेम से दूर रहिए, क्योंकि वो बहुत नाजुक होते हैं, वो जल्दी टूटते हैं, उनके ऊपर वो जल्दी टूट के बिखरते हैं। फिर पहले से क्या तैयार कैसे रहें? पहले से क्या तैयार रखें? अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। तो ये सारी चीज़ें हमें भूकंप से बचाव की तैयारी के लिए बताई जा रही हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विकटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। तो यहाँ अपक्षय और अपर्दन ये जो है ये लगातार होती ही रहती है। और पृथ्वी पे जो शैल होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उन वो जब टूटते हैं तो वो अपक्षय की क्रिया होती है। पत्थरों का टूटना अपक्षय की क्रिया। दृश्य भूमि भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। तो अपक्षय क्या हो गया? शैलों का टूटना। और भूदृश्य मतलब पृथ्वी पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन मतलब हवा के द्वारा कहीं से कहीं की चीज़ों को हवा के माध्यम से कहीं दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर दिया गया, या जल के माध्यम से, जैसे जल आता है, नदी बहती है तो नदी अपने साथ जो भी चीज़ें होती हैं बहा कर लाती है और धीरे धीरे जहाँ पे नदी की गति धीमी होती है वहाँ पे वो उन चीज़ों को इकट्ठा करती जाती है। वहाँ पे इकट्ठा करते करते वहाँ पे ढेर सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, मलबा एक मलबा जैसे इकट्ठा हो जाता है। और ऐसे ही हवा, जल और ऐसे ही हिम का भी काम है। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम अपर्दन कहते हैं। अपर्दन मतलब कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या किसी चीज़ को उसकी जगह से हटा देना। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो इसी की जो वजह है, अपक्षय और अपर्दन, यही दो प्रक्रम ऐसा है, यही दो प्रोसेस ऐसा है जिसकी वजह से पृथ्वी पर पर्वत, पठार और बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे कहीं पे मैदानी भाग, अब कहीं पे जैसे कि खाई है और वहाँ से नदियाँ बहते आ रही हैं। आप मान लीजिए कि जैसे ये दो पर्वत है और बीच में कोई घाटी है, कोई खाई है, यहाँ से नदी बह के आ रही है, तो वो नदी, और ये प्रोसेस कुछ समय का नहीं होता है, बहुत सालों का होता है। तो यहाँ से जो नदियाँ आती हैं वो अपने साथ कुछ न कुछ मलबा लाती हैं, कुछ न कुछ चीज़ों को बहा कर लाती हैं अपर्दन करके, और यहाँ पे इकट्ठा करती जाती हैं। और धीरे 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 आप देखेंगे कि कई 100 सालों, अरबों सालों के बाद यहाँ पे ये खाई भर जाती है। इससे क्या होता है कि वहाँ की जो यहाँ की जो एरिया है वो कवर हो जाता है, भर जाता है। तो इस तरह से एक नई स्थलाकृति का निर्माण होता है। जैसे अपना ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हुआ, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये सारी चीज़ें अपर्दन और अपक्षय की प्रक्रिया के ही द्वारा हुआ है। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ये जो पवन है, जल है, हिम नदियाँ हैं, ये सारी चीज़ें ही ये अपर्दन और अपक्षय करती रहती है, जिससे इन स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। फिर हम आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? कनाडा और उत्तरी अमेरिका के
उत्तरी अमेरिका में है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए और कनाडा की जो सीमा है वहाँ पे है नियाग्रा जलप्रपात, जिसका आपको ये इमेज यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये जलप्रपात का। पर सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला जलप्रपात, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के नाम पे रखा गया है इस जलप्रपात का नाम, ये ध्यान रखिएगा आप। अफ्रीका का है लेकिन ये विक्टोरिया जलप्रपात है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ब्रिटेन में होगा, ये अफ्रीका में है। और ध्यान रखिएगा कि इसकी लोकेशन कहाँ है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पे विक्टोरिया जलप्रपात है, कनाडा और यूएसए के सीमा पे नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। फिर यहाँ पे नदी के कार्य बताए जा रहे हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता रहता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। तो जलप्रपात क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे ये ऊंचाई से कोई ये कठोर शैल हो गया, ये जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल हैं, तो ये कठोर शैल है, जब यहाँ ऊपर से ये नीचे ऐसे गिरती है तो यही जलप्रपात बनाती है। ये इमेज के थ्रू आपको बताया जा रहा है। तो जब ये यहाँ ऊपर से ये आपको देखने में बहुत कम ऊंचाई लग रही होगी, पर ये रियली में जिन लोगों ने जलप्रपात देखा है, वाटरफॉल देखा, उन्हें पता होगा कि जो पानी ऊपर से गिरता है वो कितनी ऊंचाई से गिरता है, और जब वो नीचे गिरता है ना पत्थर पे, ऐसे यहाँ पे शैल होते हैं उस पर जब वो गिरता है ना तो वो वहाँ से ऐसे एक धुएं जैसी स्थिति बना देता है। ऐसा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, उसके अंदर की चीज़ें कुछ दूर तक ऐसे फॉग जैसा दिखेगा आपको, काफ़ी ऊंचाई से गिरता है। तो जब किसी ऊंची जगह से किसी खड़ी ढाल वाले स्थान से, खड़ी ढाल मतलब एकदम सीधी ढाल होती है ये खड़ी ढाल, तो खड़ी ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में, ये हो गया आपका कठोर शैल या कोई खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जलप्रपात क्या है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग बहने लगती है। तो जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तब वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। जैसे नदी कोई मैदान है, कोई समतल मैदान है, और वहाँ पे जब नदी बहेगी तो वो बिल्कुल ऐसे सीधे ना बह के ऐसे बहती है मोड़दार मार्ग में। नदी के इन्हीं बड़े मोरों को विसर्प कहते हैं। तो विसर्प क्या है, नदी मैदानी भाग में जब मोड़दार मार्ग में बहती है उसको विसर्प कहते हैं। तो ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ये विसर्प है। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जब ये बहती होगी, शुरू में जब ये मैदानी भाग में बही होगी तो ये पूरा ऐसे करके पूरा ऐसे ऐसे बही होगी, ठीक। फिर जब अपर्दन और निक्षेपण होता जाता है तो धीरे धीरे ये जो किनारे वाले हिस्से होते हैं यहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहीं से नदी ऐसे मोड़ लेती है। जब मोड़ लेती है तो अपने साथ जो भी चीज़ों को बहा के लाती है वो यहाँ इकट्ठा होते जाता है। कॉर्नर पे जो एरिया है मोड़ लेते वक्त यहाँ पे इकट्ठा होते जाता है चीज़ें। तो वही अपर्दन और निक्षेपण की जब प्रक्रिया होती है और धीरे धीरे कुछ सालों के बाद आप देखेंगे कि ये जब चीज़ें ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है तो यहाँ पे पानी का प्रवाह थोड़ा सा दूर से होने लगता है। फिर ये इतनी चीज़ें आपकी अलग हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये चीज़ें इस एरिया से अलग हो गई है, तो ये जब अलग से निर्माण हो जाता है एक अलग से झील का, उसी को चाप झील कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि चाप झील क्या है, विसर्प क्या है, इन सारी चीज़ों को आपको पता होनी चाहिए कि क्या है, कैसे बनती है, इनका कैसे निर्माण होता है। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर निकलने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है। अब क्या है कि कभी कभी नदी बह रही है और बहते बहते वो अपना एरिया छोड़कर बाहर भी निकलने लगती है। तो जाहिर सी बात है कि जब नदी का पानी अपने मार्ग को छोड़कर बाहर जाएगी तो नदी जिस मार्ग पे बहती है वहाँ पे थोड़ा सा आसपास के एरिया के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ढाल होता है, थोड़ा सा मतलब वहाँ गड्ढा जैसा होता है, तो नदी उससे बहते हुए जाती है। पर आप सोचिए कि नदी अपना मार्ग अगर बदल दे और उस गड्ढे को छोड़कर, उस ढाल को छोड़कर समतल भूमि पे बहने लगे तो पानी चारों दिशाओं में से फैलने सा लगता है, तो फिर वो बाढ़ में बदल जाता है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है।
अब बाढ़ आया, अगर नदी अपने स्थान को छोड़कर अपने निकटवर्ती मैदानी भाग में चली जाती है तो नदी का जो पानी है वो अपने साथ कुछ न कुछ चीज़ों को तो लेके ही जाता है। नदी हमेशा जब बहती है तो अपने साथ वहाँ की मिट्टी हुई, वहाँ की बालू हुआ, वहाँ का महीन कण हुआ, जो भी हुआ वो अपने साथ बहाकर ही लेके जाती है। तो जब ये मैदानी भाग में प्रवेश करेगी तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को छोड़ देती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। अभी अवसाद आपको समझ में आया होगा कि जब नदी बह के आती है और अपने साथ लाई हुई मिट्टियों को छोड़ देती है तो उसको अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है और इसी से समतल भूमि का निर्माण होता है। जो समतल मैदानी भाग होते हैं जिसको हम उपजाऊ भूमि कहते हैं, जैसे अपना गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। तो नदी का जो उत्थित तट होता है, जो तट होता है नदी का किनारे वाला, उसको तटबंध कहते हैं। समुद्र तट तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। अब जब यही नदी समुद्र तक जा रही है तो इतना लंबा रास्ता तय करते जाते जाते ये जगह जगह से चीज़ों को छोड़ते हुए जाती है अपने अवसादों, कहीं मिट्टी, कहीं अवसाद छोड़ते हुए जा रही है, कहीं चाप झील बना रही है, कहीं कुछ इस सर पे बना रही है। तो ये जब अपने मतलब आप समझ लीजिए कि अपने अब जैसे इसका रास्ता तय होता है, जब ये शुरू होती है, जहाँ से ये नदी का उद्गम होता है वहाँ से निकलती है और जब तक ये पहुँचती है अपने मार्ग पे, जहाँ गंतव्य पे, तो वहाँ पे ये इसकी धारा, इसका प्रवाह जो होता है वो कम होता है। और जब इस प्रवाह किसी चीज़ का कम हो जाए तो वो फिर कुछ दिशाओं में बढ़ जाता है, कुछ अलग अलग दिशाओं में चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से नदी का उद्गम हुआ और ये बहते 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 यहाँ तक गया, इसका प्रवाह जैसे जैसे कम होगा ये कई भाग में बढ़ जाता है इस तरह, समुद्र में गिरने से पहले। तो ये जब बढ़ जाता है तो यहाँ से कई इसकी धाराएं निकल जाती हैं। तो इसी की बात की जा रही है कि कई धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नदी है, ये समुद्र में गिरने से पहले यहाँ पे जब इसकी गति धीमी हुई तो यहाँ पे कई धाराओं में विभाजित हो गई ऐसे। तो इसी को वितरिका कहते हैं। आपको पता होना चाहिए विसर्प क्या है, अवसाद क्या है, वितरिका क्या है, चाप झील क्या है, निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में मैंने बताई हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, आप इसको रिवाइज़ करते रहिए तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जब आप किसी चीज़ को रटते हैं, रट्टा मारते हैं तो वो चीज़ें हमें हो सकता है कुछ समय के लिए याद हो जाएँ, पर वो हमें हमेशा याद नहीं रहती हैं। तो बेहतर है कि आप उस चीज़ों को समझ के पढ़िए, जिसके लिए आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप कुछ टाइम पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, आपको वैसे ही आ जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसाद संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये जो अपने साथ अवसाद लेके आए थे, अब ये सभी अपने अपने मुहाने पे उसको मतलब छोड़ने लगते हैं, वहाँ पे रखने लगते हैं, वहाँ पे संग्रह करने लगते हैं उसका। तो वहीं पे डेल्टा का निर्माण होता है। जब डेल्टा का निर्माण अक्सर आप देखे होंगे कि समुद्र और नदी के बीच में ही होता है, किनारों पे, उनके मुहाने पे होता है, जो एक दलदली भूमि होती है। और डेल्टा मतलब काफ़ी ये सॉरी, लगातार बोलने की वजह से थोड़ा-सा दर्द भी होने लगता है। वो मैं आपको भी इतना लंबे समय तक लगातार बोलिए तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से डेल्टा का निर्माण होता है जब नदियाँ अपने साथ लाई हुई अवसाद को मुहाने पे छोड़ने लगती हैं तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूँढे जिन्हें जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो है सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के नदी जब जाती है बंगाल की खाड़ी में मिलती है, वहाँ पे इसका निर्माण होता है। फिर हम यहाँ देखते हैं समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। तो ये हो गया समुद्री गुफा। अब जब समुद्री तरंगें इसमें बार बार आके टकराएंगी तो यहाँ पे दरार होती है और धीरे धीरे वो चौड़ी होती जाती हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिसे तटीय मेहराब करते हैं।
तो इन गुफाओं के बड़े होते जाए मतलब समुद्री तरंगे जब बार बार यहाँ टकराती हैं तो धीरे धीरे ये दरार गुफा में परिवर्तित होता है, फिर धीरे धीरे ये गुफा छतनुमा हो जाता है, मतलब ये काफ़ी बड़ा हो जाता है ऐसे। यहाँ पे सिर्फ ये छत ऊपर का बचता है, इसे तटीय मेहराब कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ये तटीय मेहराब। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देती है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। अब जब ये और निरंतर प्रक्रिया होती रहती है, तरंगे आके लगती रहती हैं, तो ये जो छत है ये भी टूट जाती है और सिर्फ बचता है ये ऐसे दीवार। तो इस एक दीवार को स्टैक कहते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि समुद्री गुफा, तटीय मेहराब और स्टैक क्या है। तो आप इसको मतलब पढ़ के समझ लीजिएगा। आप इसको अगर समझ में आया इसे नोट डाउन करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि तटीय मेहराब क्या है और आपको 2-3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिए जाएँ और बिल्कुल मिलते मिलते रहें, तो आप अगर तटीय मेहराब, स्टैक, समुद्री गुफा ये सब अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप रिप्लाई नहीं कर सकते, आप उसका आंसर नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है, जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। तो समुद्र भृगु क्या है? जल के ऊपर ऊर्ध्वाधर उठे हुए शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। तो जो समुद्री तरंगे हैं वो जब किनारों पर आती हैं तो अवसाद इकट्ठा करती रहती हैं। जैसे नदियाँ करती हैं वैसे समुद्र भी करती हैं, तो अवसाद जमा कर करके वो समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी मतलब बर्फ हो गया, बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। तो हिमनद हिमोड़ क्या है? हिमनद जो है अपने साथ जो भी छोटे बड़े शैल लाती है और रेत लाती है, मिट्टी लाती है, उन सारी चीज़ों को जब निक्षेपित करती रहती है तो वो हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि हिमनद हिमोड़ क्या है। यहाँ पे आपको हिमनद की इमेज दिखाई जा रही है। ये जो पिक्चर दिख रहा है ये हिमनद की है। ये आप देख सकती हैं, ये जो बर्फ़ है ये जब पिघलेगा तो ये पानी का ही रूप लेगा। फिर आगे देखते हैं पवन के कार्य। तो हमने शुरू में जो भी चीज़ें पढ़ी थी बारी बारी में मतलब सीक्वेंस वाइज में उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। नदी हो गया, हिमनद हो गया, समुद्र हो गया, पवने। अब हम पवन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। यहाँ ये हमारे काम का नहीं है, हम आगे देखते हैं। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। तो अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारण रेगिस्तान में तो पवन ही है, क्योंकि रेगिस्तान में नदियाँ आपको रेयरली ही मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। वहाँ की नदियाँ बारहमासी भी नहीं होती हैं, बारिश में कुछ समय के लिए दिख जाएंगी फिर वो विलुप्त हो जाती हैं। तो रेगिस्तान में अपरदन और निक्षेपण का काम सिर्फ नदियाँ, समुद्र, हिमनदी नहीं करती हैं। निक्षेपण और अपरदन का काम पवन भी करती है। हवा भी जब आती है तो अपने साथ कुछ चीज़ों को उड़ा कर ले जाती है, बालुओं को, मिट्टी को, धूल कणों को, और एक जगह पे अवसाद के रूप में इकट्ठा करती रहती है। तो ये काम पवन भी करती है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। छत्रक शैल क्या? जब पवनें अपने साथ ढेर सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ले जाती हैं और एक जगह इकट्ठा करती जाती हैं तो वहाँ पे एक अवसाद हो जाता है और छत्रक शैल की तरह निर्माण होता है उसका। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। तो बालू टिब्बा क्या हो गया कि पवन अपने साथ ढेर सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ले आई है और एक जगह पे इकट्ठा करती जाती है। तो जब वो वहाँ पे काफ़ी ऊंचे से इकट्ठा हो जाता है तो वो जब पवन रुकती है तो वो बालू ही रहता है, बालू का ढेर रहता है, तो धीरे धीरे वो नीचे गिरता है। तो इस तरह से वहाँ पे एक बालू टिब्बा का निर्माण होता है। एक छोटी सी पहाड़ी जैसा आकार निर्मित होता है, उसी को बालू टिब्बा कहते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि बालू टिब्बा क्या है, छत्रक शैल क्या है।
जब बालूकण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको ऊपर उठाकर अत्यधिक दूर तक ले जा सकती है। जब ये बालूकण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। तो लोएस देखिए एक नया नाम जैसा लग रहा है। लोएस अगर एग्ज़ाम में पूछ ले कि लोएस क्या है तो मतलब कोई नहीं बता पाएगा। जो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे वो तो ज़रूर इसका आंसर कर लेंगे, पर अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ा, अच्छे से समझा नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि लोएस नाम से कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब बालूकण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो उसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो विशाल लोएस निक्षेप चीन में पाए जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि मैंने आपको अपने लेवल पे जितना भी समझा सकती थी मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर कहीं कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को प्रमोट करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि मैं आगे चलकर और भी अच्छी-अच्छी चीज़ें लेके आ पाऊँ। क्योंकि देखिए इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, किसी भी एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत एफ़र्ट्स लगता है, आप समझ सकते हैं। अगर आप कभी एक चैप्टर को लगातार बैठकर पढ़ते जाइए तो आपको समझ में आएगा कि इसके लिए कितनी मेहनत लग रही है, कितना दिमाग लगता है, कितना एफ़र्ट्स लगता है। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मोटिवेट रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।